नमस्कार, न्यूज़ एनसीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रताप चौधरी और अभी हम हैं सीएम फ्लाइंग ऑफिस यानी कि सेक्टर 30 पुलिस लाइन में। और मेरे साथ में आप चेहरा देख रहे हैं जो कि फरीदाबाद के लिए जाना माना चेहरा है, जिनको कोई परिचय की आवश्यकता नहीं है। कुछ दिनों के लिए हमसे दूर या दूसरे शहर में ज़रूर अपनी पोस्टिंग के कारण रहे हैं, लेकिन फरीदाबाद का हर व्यक्ति इनके चेहरे से और इनके काम से परिचित है। तो मैं बात कर रहा हूँ डीएसपी सीएम फ्लाइंग राजेश चेचे जी की, जिसको हम सब ने बहुत मिस किया और जो सर के काम के बारे में जानते हैं या इनके व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं, उन लोगों ने बहुत मिस किया है। और अब फाइनली हमारे फरीदाबाद में आपकी सर पोस्टिंग हुई है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उसी तरह से उसी जोश के साथ जैसे आप बावल में अपना काम कर रहे थे, उससे पहले फरीदाबाद में आप अपना काम को अंजाम दे रहे थे, उसी तरह से उसी जोश के साथ फिर से आप फरीदाबाद में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और सीएम फ्लाइंग के तौर पर आपकी पोस्टिंग यहाँ पर हुई है। किस तरह के, क्योंकि क्राइम से और फिर सीएम फ्लाइंग में आना तो कितना अलग है और कैसा अनुभव है फरीदाबाद के अंदर अभी आपका? दरअसल सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा और सभी फरीदाबाद वासियों का इतना प्यार, इतना स्नेह देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, गजब है। बाकी अगर इसका काम का, सीएम फ्लाइंग का काम और क्राइम ब्रांच के काम में बहुत फ़र्क है, क्योंकि हमारे पास जो काम आता है वो सेलेक्टेड सा काम है, अलग किस्म का। उसमें तो हर तरह का काम, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन बीइंग, इसमें सरकारी दफ्तरों पे निगरानी रखना और इलीगल एक्ट कोई भी हो रहा है, ख़ास तौर पे जैसे कोई चेन स्नैचिंग वगैरह, इन्फॉर्मेशन आ गई तो काम उस पर भी कर सकते हैं कुछ भी, पर कंपैरेटिवली अलग तरीके से थोड़ा सा। तो ये है, बात वही है कुल मिला के। अभी जैसे हम लगातार खबरों के माध्यम से देख रहे हैं, हमारे पास भी आपकी तरफ से खबरें आती हैं कि लगातार छापेमारी फरीदाबाद में चल रही है जब से आपकी पोस्टिंग यहाँ पर हुई है। तो किस तरह का आपका ये काम करने का तरीका रहता है? किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ गलत चीज़ें हो रही हैं, कहाँ गलत सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है, उनको कैसे उनकी धरपकड़ की जाती है? असल में क्या है, सीआईडी की 2 यूनिट्स हैं यहाँ पे। जैसे सीआईडी एक तो प्रॉपर जो सीआईडी का ही काम करते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का, और हम है सीएम फ्लाइंग। तो बहुत सारी इनपुट्स तो हमारे पास सीआईडी से आती हैं। जो सीआईडी के जो उनके जो अपना नेटवर्क है उससे वो निकालते हैं खबरें, वो हमारे को कन्वे करते हैं, हम रेड कर देते हैं फिर उस पर। और कुछ इन्फॉर्मेशंस जो है वो हम डेवलप करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ रहा हूँ, जो मेरा स्टाफ है वो भी कम्पिटेंट हैं, अच्छे, और उनका अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। तो कई बार इनके पास इनपुट्स आ जाती है, मेरे पास कोई ना कोई फ़ोन कर देता है या मैसेज कर देता है, तो उस पर फिर हम काम करते हैं। तो होता क्या है, जैसे कंसर्न डिपार्टमेंट, अगर पुलिस से रिलेटेड काम है तो हम सिर्फ पुलिस को साथ लेके जाएंगे। अगर हुड्डा डिपार्टमेंट का है, मतलब जो हरियाणा में मेरे को भी अब पता चला है 99 डिपार्टमेंट्स हैं, तो 99 डिपार्टमेंट्स में से जिस डिपार्टमेंट का काम है, मान लिया बिजली चोरी की इन्फॉर्मेशन आ गई, तो मेरे को बिजली चोरी की टीम एक साथ लेके जानी ही है। वो मैं किसी भी एरिया से ले सकता हूँ। कई बार होता है ये कि भाई एनआईटी की इन्फॉर्मेशन है तो हो सकता है बल्लभगढ़ से किसी को साथ ले जाऊँ ताकि लीक ना हो। इसी तरह से कोई जीएसटी चोरी का मामला है, कहीं इलीगल कोई भी कंस्ट्रक्शन का मामला है, कोई फूड अल्ट्रेशन का मामला है, तो जो हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं उनको साथ ले जाते हैं। कल तम्बाकू का था तो कोटपा के डॉक्टर हैं बीके में, जो उनको साथ लेके गए थे। तो हमारा काम सिर्फ फिर वही है, कंसर्न ऑफिसर को साथ लेके जाना कि जी ये हमने पकड़ लिया या पकड़ा है, आप एक साथ भी रेड कर सकते हैं, रेड करने के बाद भी बुला लेते हैं उनको। तो प्रोसेस क्या रहता है? मान लीजिए जैसे कहीं पे आपने छापा मारा, उसके बाद क्या पुलिस के हवाले आप उनको करते हैं या कोई उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है या कोई कोर्ट केस होता है आगे, क्या रहता है? क्या वो डिपेंड करता है, हर एक में एफआईआर दर्ज नहीं होती। जैसे मैं इस महीने की बताऊं, मैं अभी टोटल हमारी 21 रेड हुई हैं रेवाड़ी और यहाँ मिला के। 21 में से लगभग 10-11 केस भी दर्ज हो गए हैं। तो हर एक में क्योंकि केस दर्ज नहीं होता, कई बार होता है सिर्फ सैंपल ही लेना है जी, तो सैंपल ले लिया। अभी जैसे कोई इन्फॉर्मेशन थी जी रोड गलत बनाया, तो हमने उस रोड का सैंपल अपने हाउसिंग कॉरपोरेशन वाले जेई जो एक्सपर्ट है इस चीज़ के, उनसे ले जाके उसका सैंपल उठवाया और उसको लैब में भेज दिया। अब जो रिपोर्ट वहाँ से आएगी अगली कार्रवाई उसके हिसाब से होगी, इस तरह से। अब जैसे राजेश जी, अपने फरीदाबाद में बहुत सारे ओयो होटल्स हैं, फरीदाबाद के किसी भी शहर में ले लीजिए, और ओयो का नाम सुनते ही सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में आती है कि यहाँ पर गलत तरह की गतिविधियाँ हो रही हैं। और अब जैसे जैसे समय बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है, अब और ज़्यादा इस तरह की बातें सामने आती हैं। तो इन ओयो होटल्स जो हैं, इन पर किस तरह से पाबंदी लग सकती है या कैसे यहाँ पर जो क्राइम होता है उसको कंट्रोल किया जा सकता है? एक्चुअली ओयो होटल में अगर कोई इलीगल एक्ट हो रहा है
तो वो भी बराबर ही है। कानूनी कार्रवाई तो सब पे बराबर लागू है कानून। तो अगर वहाँ कोई गैर कानूनी गतिविधि हो रही है तो उस पर भी वही कानून लगेगा जो लगता है। और जहाँ तक ओयो होटल की जो रजिस्ट्रेशन है, जो उसकी कंडीशंस हैं जिस पे उसको वो सिविल अथॉरिटीज़ उसको परमिशन देती हैं, अगर वो उसकी वायलेशन कर रहा है तो कोई भी सिविल अथॉरिटी वहाँ पे कार्रवाई कर सकते हैं। जिस तरह के वो एक कानून है भाई, आप उनकी आइडेंटिटी प्रूफ रखोगे, एक एंट्री करोगे, अगर वो करके वो सारा कुछ कर रहे हैं, लीगल लग रहा है इलीगल परंतु लीगल तरीके से हो रहा है, तो जो सिविल अथॉरिटी है या पुलिस अथॉरिटी है या हम हैं तो वो एक्शन ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। जैसे आपको कंप्लेंट्स आती हैं कि भाई यहाँ पर छापेमारी करनी है, यहाँ पर इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, तो क्या आप सिविलियंस की भी रिपोर्ट्स को कंसिडर करते हैं? मान लीजिए किसी ने शिकायत करी कि हमारे आसपास इस तरह की हो रही हैं गतिविधियां, तो उनकी भी सुनवाई होती है? बिल्कुल निश्चित रूप से होती है। हमें अपने सीआईडी चीफ की नोटिस में उनकी परमिशन के बिना तो हम कुछ नहीं करते हैं, पर कई बार पब्लिक मैन इंफॉर्मेशन देते हैं, उसको हम वेरीफाई करवाते हैं एक बार अपने लेवल पे। कई बार उसमें 2-4 दिन का समय लग जाता है क्योंकि मैन पावर तो वही लिमिटेड है। अब जैसे कल का पूरा दिन वो खा गए बल्लभगढ़ में, सारी टीम का ही, हम सारे ही वहाँ रहे लगभग पूरा दिन। तो लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, जैसे किसी ने बता दिया कि यहाँ दारू बेच रहा है इलीगल, तो उसको हम पहले वेरीफाई करेंगे ताकि हम अपने ऊपर बताएं सीनियर्स को, और वहाँ से फिर रेड का प्लान करके जाएं तो फेल ना हो कम से कम। कई लोग अच्छी सूचनाएं देते हैं, पर कई बार क्या होता है, कोई पर्सनल इंटरेस्ट है या किसी से कोई पैसे का लेन देन है तो कोई झूठी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, तो फिर वो हमारी ऑकवर्ड पोजीशन हो जाती है उसमें कि मैं बिना वेरीफाई करे उस पर एक्शन लेने के लिए टीम बुला लूँ एक्साइज की या जो भी जानी है, और फिर पता चले वो तो है ही नहीं कुछ ऐसा, तो एक वो सिचुएशन थोड़ी ऐसी एक हमारी मिजरेबल हो जाती है। तो हम पहले खुद मैं अपनी टीम से वेरीफाई करवाता हूँ, उसके बाद मैं अपने सीनियर्स से परमिशन ली जाती है, उसके बाद वो जो भी लीगल एक्शन है उसके बाद होगा। मैं आपसे ये सब सवाल इसलिए पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि ये आम आदमी के ना एक उनके मन में उनके दिमाग में एक बात होती है कि यार हमारे आसपास अगर इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, उनकी कंप्लेंट कैसे करें? मान लीजिए स्पा सेंटर है, आजकल स्पा में भी आए दिन कोई ना कोई छापेमारी होती है, वहां पे भी इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं। तो ये वो ही आम आदमी के सवाल हैं जो हर किसी के मन में है। कहीं स्पा सेंटर है और किसी ने आपको कंप्लेंट करी कि सर यहाँ पर गलत काम हो रहा है, क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया में भी आजकल ये खुले हुए हैं, कमर्शियल में भी तो है ही, तो उस समय आपका वो प्रोसेस कैसा रहता है? जिसने कंप्लेंट करी, क्या उसको कहीं ना कहीं अगर वो ये कहता है कि जी मैं सामने नहीं आना चाहता, तो उसको कैसे आप कंट्रोल करते हो, कैसे मैनेज करते हो? देखो, ये तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जो आदमी इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसकी जान का खतरा ना हो, उसको रिस्क ना हो किसी भी तरीके से, तो वो बिल्कुल हमारे एक्शन में, या कोई भी पुलिस अफसर नहीं चाहेगा कि इन्फॉर्मर का, कोर्ट भी इवन नहीं पूछ सकती इन्फॉर्मर का नाम। मतलब ये भारतीय कानून में और संविधान में इस तरह का प्रोसीजर है कि जो गुप्त सूत्र, अगर वो खुद ही चाहे कि मैं सामने आना चाह रहा हूँ फिर तो अलग बात होगी। कई बार होते हैं लोग इतने बोल्ड होते हैं, वो सामने आ जाते हैं जी कि मेरा नाम लिखो, मैं पकड़वाऊंगा, चलो फिर तो अलग बात है। वरना तो हम तो हमेशा से उसको पर्दे के पीछे रखते हैं कि आप सामने ना आओ। जितनी भी रेड्स होती है किसी न किसी तो इन्फॉर्मेशन आई है कहीं ना कहीं से, परंतु वो नाम एक्सपोज, मैं अगर मेरे पास सूचना आई तो मेरी टीम को भी नहीं पता चलेगा, और मेरी टीम के पास कोई सूचना आई है तो मैं नहीं पूछूंगा कि किसने सूचना दी है तुम्हारे को, क्योंकि वो इलीगल है, मैं पूछ भी नहीं सकता। क्योंकि फजूल में वो नाम अगर डिस्क्लोज हो जाए और कल को उनका आपस में मनमुटाव हो, कोई झगड़ा हो, कोई वैर हो, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तो हम बिल्कुल नाम उजागर नहीं करते जी, कभी गुप्त, अगर वो नहीं चाहते तो गुप्त रहेगा। अभी जो आपने रिसेंटली जो बल्लभगढ़ में छापा मारा है जिस दुकान पर या गोदाम पर, वहाँ से क्या किस तरह की चीज़ें मिली और उसमें क्या कार्रवाई हुई आपकी? देखो जी, वहाँ पे सिगरेट्स मिली हैं, कुछ इंडिया मेड भी हैं, कुछ फॉरेन, कुछ इम्पोर्टेड सिगरेट, हाँ सिगरेट्स भी हैं। तो उसमें जो कोर्ट का एक डिपार्टमेंट होता है जो बीके हॉस्पिटल से उनका मॉनिटरिंग है, वो आया, उन्होंने जो भी एक्शन होना था वो किया उन्होंने। जीएसटी डिपार्टमेंट जो था वो सारे मटेरियल का पूरा लिस्ट लेके चले गए और वो हमारे को लिख के दे गए, जो लीगल तरीका है वो हम करेंगे। उसके बाद वहाँ पे थी सिगरेट, वो था जो गोली जो थी ना, अब उसके ऊपर लिखा हुआ आयुर्वेदिक औषधि, परंतु साथ में लिखा हुआ बच्चों को ना दें। और वो बहुत सारी, वो कई हज़ारों की संख्या में पैकेट थे वहाँ पे, जिनका अगर नापा गया ना, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स से जो उसके अंदर तत्व जो डाले गए थे, उसमें एक पैकेट तो ऐसा था जिसमें पर पैकेट 14 ग्राम भांग थी, एक पैकेट ऐसा था जिसमें 4 ग्राम पर पैकेट भांग थी।
तो वो सब कैलकुलेट करके लगभग 18 किलो बैठता था भांग का एरिया। तो इसलिए जो लोकल पुलिस थी उन्होंने उसमें FIR दर्ज करी है और उसमें वो अरेस्ट हो गए हैं। वो NDPS एक्ट का उस सेक्शन 20 में उनको बंद किया है। सेक्शन 20 में 10 साल की सजा है मिनिमम और 2 लाख रुपए जुर्माना है उसमें। अगर कमर्शियल क्वांटिटी में बिकता है तो है ही कमर्शियल क्वांटिटी होगी है ये। तो ये वो अब वो दिक्कत में रहेंगे वो, क्योंकि गलत काम किया है इस तरह का। पर वो छोटे से स्वार्थ के लिए 30 या 40 रुपए का पैकेट है वो, सिर्फ उसमें 50 टेबलेट्स हैं, गोलियां हैं। तो आप 30 रुपए का पैकेट 50 रुपए में बेच देते हो, भाई एक गोली 1 रुपए की बेच दी। तो वो आप जैसा मेरे को वहाँ पे कुछ लोग जो बता रहे थे कि ये एक गोली खा के ऊपर से आप कोई मीठा खा लो, आपको पूरा दिन नशा रहेगा। तो वो 1 रुपए में नशा लोगों को वो आप बेच रहे हो, और उनका घर का नाश हो रहा है, उनका नाश हो रहा है, खुद को कुछ नहीं मिल रहा। पूरे दिन में अगर 50 गोली बिकी तो 20 रुपए बचेंगे बस, पर कितने परिवारों का नाश कर दिया। तो उसमें एक्शन वो हो गया है। कुछ और जो पान मसाला वगैरह मिला था, क्योंकि उसमें तम्बाकू नहीं था पान मसाला में, उसमें जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है उन्होंने उसके सैंपल भरे हैं। उसकी जो रिपोर्ट आएगी तो उसमें एक्शन होगा। ऐसा हुआ जी। सर, आपने पब्लिक के लिए कोई ऐसा सरकारी नंबर भी जारी किया हुआ है जिस पे लोग आपसे संपर्क कर सके या कंप्लेंट कर सके? मैं तो अपना पर्सनल नंबर ही दे रहा हूँ जी, बल्कि सबको, क्योंकि वो मैं ज़्यादातर उठाता हूँ। और कहीं मीटिंग में हो गया, कहीं दिक्कत होगी तो मैं कॉल बैक करता हूँ, मेरी आदत है ये। मेरा एक भी मिस्ड कॉल, कई बार तो 4 दिन बाद भी मैं फ़ोन करूँगा ज़रूर, अगर वो रेड शो करता है तो मैं मेरा 965499 मेरा पर्सनल नंबर है, वो मैं देता हूँ। तो उसका सदुपयोग करें भाई। मेरे को भी सारा दिन फ़ोन, अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैंने ऑफलाइन करना पड़ा है, तो ये कई बार मेरे को ऑफ करना पड़ जाता है ऐसे काम में। कभी वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही है किसी से, हमारे सीनियर ऑफिसर से, तो मेरे को उसको ऑफ करना पड़ता है, अदरवाइज़ वो खुला ही रहता है। तो कोई भी शेयर कर सकता है। और आपके अंदर अगर देशभक्ति की भावना है तो आप पर्दे के पीछे रह के जो हम वर्दी वाले हमारे से अच्छा काम कर सकते हो। आप ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करो। आपके आसपास आप सूरज तो नहीं बन सकते कि पूरी पृथ्वी पे से क्राइम खत्म कर दोगे, पर मोमबत्ती बन के अपने आसपास तो प्रकाश फैलाएं। बस सबसे अच्छी बात यही है, और इसी व्यक्तित्व की वजह से हमारे फरीदाबाद के और हरियाणा के जहाँ भी इनकी पोस्टिंग रहती है वहाँ के लोग इनको पसंद करते हैं। आप देखिए कि एक DSP रैंक पर रहते हुए अपना पर्सनल नंबर पब्लिक में देते हैं, पब्लिक डोमेन में देते हैं कि वो डायरेक्टली इनसे संपर्क करें और इनको कंप्लेंट कर सकते हैं। आपको बता दूं कि आज से कुछ साल पहले फरीदाबाद में जब ये पोस्टेड थी इनकी, और 4 साल पहले जब यहाँ पर आप पोस्टिंग थी, तो उस दौरान एक सेफ एंड सिक्योर फरीदाबाद व्हाट्सएप ऐप ग्रुप के माध्यम से बहुत सारे लोगों को, सैकड़ों के हजारों लोगों को एक साथ बांधने का काम किया, और बड़े अच्छे से पुलिस और पब्लिक के बीच की जो दूरी थी उसको ख़त्म करने का काम किया था। और बहुत वो ग्रुप चला भी, और आज भी कहीं ना कहीं वो चल रहा है, लेकिन सर के जाने के बाद थोड़ा सा धीमी गति जरूर आ गई थी। सर, इस बारे में और थोड़ा सा बताइए कि अब उस पर क्या चल रहा है आपका? नहीं, अभी मैं उसमें, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस के लिए बनाया गया था और लोकल लोगों के लिए बनाया गया था, तो उसमें अभी मैं, क्योंकि जिला पुलिस में मैं हूँ नहीं, बिल्कुल अलग है मामला। अच्छा, उसमें एक और था, क्योंकि मैं जब ACP क्राइम था तो 10 क्राइम यूनिट है यहाँ पे। तो कोई भी इंसिडेंट, कोई घटना कुछ आ जाती थी, तो जैसे काली फिल्म या कोई इस तरह की किडनैपिंग की और इस तरह की इन्फॉर्मेशन बड़ी अच्छी आती थी उसमें, तो मैं लोकल क्राइम ब्रांच को इमीडिएट लगा के तुरंत समाधान हो जाता था। तो अब क्योंकि वो रिसोर्स मेरे पास है नहीं इस तरह के, तो इसलिए अब उसमें क्योंकि वो रिजल्ट्स आएंगे नहीं उस लेवल के, तो इसलिए मेरे को सुझाव आया था कि जी अब फिर दोबारा से उसमें आप शुरू हो जाओ। तो मैं कहा यार अभी में, क्योंकि अब 5 जिलों का है तो वो संभव भी नहीं है इतना करना। सही बात है, क्योंकि अभी चार्ज भी बहुत बड़ा है, और 5 जिलों को आप एज ए CM फ्लैंक, DSP CM फ्लैंक के तौर पर आप संभाल रहे हैं। और आज तो हमने आपको ये इंटरव्यू लेने का मकसद था कि आपको ये पता चले कि CM फ्लैंक एक्चुअल में काम करती कैसे है, और आप CM फ्लैंक तक कंप्लेंट्स को कैसे पहुंचा सकते हैं। इसी तरह से हमारा एक सीरीज़ भी हमने पुलिस के लिए बनाई है, वर्दियां और उनके रूप। तो कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द फिर दोबारा से हम राजेश जी के साथ में इंटरव्यू करेंगे वर्दियां और उनके रूप के एपिसोड में, और फिर वहाँ पर इनके वो रूप दिखाएंगे जो वर्दी के अलावा जब ये हमारी तरह सिविलियंस की तरह रहते हैं तो उस समय पर ये कैसे रहते हैं और उनका रूप क्या होता है। धन्यवाद, नमस्कार।